मिट्टी खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो हमने जो डिस्कस किया, जिन लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है और नहीं हो रहा था, और जो मतलब जिनको मेरी बातें, मेरी वीडियो जो स्लेट पेंसिल खाने के लिए मैं बोलती थी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है, बकवास लगती थी, वो आज जो है इसका मैंने प्रूफ के साथ मैं आई हूँ। और हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बात नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी, आपको जो भी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा वो आपको कोई और बताएगा। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बोला था कि मैं आपको डॉक्टर स्लेट पेंसिल और मिट्टी खाने वाले के लिए क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी, डॉक्टर से बात कराऊंगी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं इसके लिए, जो लोग खाते हैं उससे क्या हानिकारक होता है, क्या नहीं होता है, वो सब कुछ डॉक्टर बताएंगे। अभी तक तो मैंने आपको जो है बताया था, जो कि मतलब मेरी बातें, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मेरी बातें सब विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए तो अभी लीजिए आप ले डायरेक्टली डॉक्टर से बात। स्लेट का पूरा स्लेट पेंसिल और जो क्ले पॉट है, क्ले मिट्टी खाने वाले के लिए पूरा जो है क्या प्रॉब्लम होती है, उससे क्या हानिकारक है, क्या सब कुछ डिटेल में डॉक्टर्स बताएंगे। तो जो उनका बात करने का जो भी है वो सब मैं इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा, और वीडियो को पूरा फुल वीडियो देखिएगा। और ये जो है, मैंने बात नहीं किया था डॉक्टर से बात की थी एक मैम है जिनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बात किया था और उनका ही वीडियो है ये। पूरा सारा क्रेडिट उनको जाता है। उस चैनल का जो नाम है वो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, उनको ही क्रेडिट जाता है। और वो क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस चीज़ के लिए, मैंने तो बस मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ और दिखा रही हूँ कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इसके लिए, और क्या हानिकारक हो सकती है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या है क्या नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पूरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट बात आपकी डॉक्टर से होगी। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये जो स्लेट पेंसिल है और जो ये क्ले पॉट है, इसको खाने की वजह क्या है, और ये हम जानेंगे डॉक्टर संजीव से, जो कि एम्स के डॉक्टर हैं, वो वही आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे। क्रेविंग की वजह क्या है? ये जो पाइका टर्म है ना, ये बेसिकली इसको कहते हैं परवर्टेड एपेटाइट, माने खाने की इच्छा होती है लेकिन आप ऐसी चीजें खाने लगते हो जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। अब वो कुछ भी हो सकता है ना, वो मिट्टी हो सकती है, वो ब्रिक्स, सॉइल, कुछ लोग आइस खाते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आइस क्यूब्स चबाते रहते हैं, कुछ लोग पेंट चाटने लगते हैं। तो इस तरीके की चीजें, कोई भी चीज जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, अगर वो पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो उसको पाइका बोलते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में ये पाइका ईटिंग की हैबिट होती है, उन लोगों का हीमोग्लोबिन बेस लाइन से कम होता है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो बूढ़े भी हो सकते हैं, वो विमेन भी हो सकते हैं, वो मेन भी हो सकते हैं। एक चीज उनमें सब में देखी गई है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल बेस लाइन से कम होता है। अब एक बहुत पहले एक स्टडी हुई थी 1969-70s में, तो उसमें उस स्टडी में ना क्या किया गया कि जो लोग ऐसे खाते थे पाइका वगैरह इस तरीके की चीजें, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी दी गई, बाहर से आयरन दिया गया, और उस आयरन को देने के 2 वीक के बाद देखा गया कि उनमें ये जो पाइका ईटिंग की क्रेविंग थी ये खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। तो वहां से एक ये कॉजल लिंक एस्टैब्लिश किया गया कि पाइका ईटिंग का जो एक क्रेविंग होता है ह्यूमन के अंदर, वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मिट्टी खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो हमने जो डिस्कस किया कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्रेविंग होती है पाइका की। इसके अलावा भी कुछ रीजंस और हैं, जैसे वो ऐसे बच्चे जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में जिनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, पर्टिकुलरली वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं इन चीजों के लिए। दूसरा, ऐसी पॉपुलेशन या ऐसे पेशेंट्स जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। अब मेंटल डिस्टर्बेंस में वो किसी भी तरह का हो सकता है एंजाइटी हो सकता है डिप्रेशन हो, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस की वजह से लोग पाइका ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया है, तो सिजोफ्रेनिया में भी देखा जाता है कि पाइका ईटिंग है। ओसीडी जो एक बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें भी पाइका ईटिंग की प्रेवलेंस देखी गई है। तो ये जो सारी चीजें अगर इन वजहों से है, तो हमें तो पहले इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा।
है ना। किसी को अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है तो हमें वो देनी पड़ेगी। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका कौन सा कंपोनेंट जो उसके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है वो डिप्राइव्ड स्टेट में है, और उसे हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है। अगर मान लीजिए ये क्योर ना किया जाए और ये परसिस्ट कर जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जो भी चीजें हम पाइका में खाते हैं वो उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, एब्सोल्युटली नॉन न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है। तो जब आप खाते हैं नॉन न्यूट्रिशियस मटेरियल तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यानी कि आपका जो पूरा फूड पाइप है उस फूड पाइप में एक्यूमुलेट होता रहेगा। जितना निकल जाएगा, मोस्ट ऑफ द थिंग वो एक्यूमुलेट होती रहती है। तो उससे क्या होगा कि अल्सर्स बन सकते हैं पेट में या इंटेस्टाइन में। अगर इतना ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया कि फूड के जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो इंटेस्टाइन चोक कर सकती हैं, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं उसको। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद एक और सीरियस कंडीशन आती है जिसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहते हैं, जिसमें आते फट जाती हैं क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप क्ले खाते हैं या आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जो बिल्कुल अनहाइजेनिक है, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज देयर इन द सॉइल। अब मिट्टी में पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, मिट्टी में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, बहुत सारे एग्स हो सकते हैं अलग अलग वर्म्स के। अगर आप वो खाते हैं तो एक खतरा ये भी रहता है कि ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपकी बॉडी में जाएंगे, और ये अपार्ट फ्रॉम पाइका, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, अल्सरेशन, ये एक अलग तरह की इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज कर देंगे, है ना। तो एक ये इसका फैक्टर है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि अमेजोन पे या जो भी ये ऑनलाइन मार्केटिंग वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस बेचे जा रहे हैं उनमें एक चीज लिखी रहती है कि रोस्टेड, कंप्लीटली स्टरलाइज्ड, एडिबल, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं ये लोग, ताकि ये जो फैक्टर है इन्फेक्शन वाला, इसको रिमूव किया जा सके। इसका सोल्यूशन क्या है? आयरन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर पाइका किसी भी पेशेंट में पाइका की हिस्ट्री है तो उसको हमें आयरन की थेरेपी देनी चाहिए। वो हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ओरल फॉर्म में आयरन दे सकते हैं, अगर पेशेंट ओरल फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर पाता है तो इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं। उसके आयरन स्टोर्स को, उसकी बॉडी में जो आयरन के स्टोर्स हैं उसको वापस से फुलफिल करना बहुत जरूरी है। अगर आयरन स्टोर कम होंगे या आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो ये सिम्टम्स परसिस्ट करेंगे। कई सारे पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है। आपको किसी तरह की ट्रीटमेंट, किसी तरह की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट खुद से ही रिकवर हो जाता है। उसके पीछे भी एक रीजन ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी फूड के प्रति कॉन्शियसनेस थोड़ी बढ़ जाती है, तो आप ठीक ठाक खाना खाते हैं, चूज करके खाते हैं, तो इससे आपका फूड में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाता है। जब आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़ते हैं तो आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, तो इस तरीके की क्रेविंग आपकी खत्म हो जाती है। अगर आयरन डेफिशिएंसी के अलावा कोई और कॉज है तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। वो मेंटल हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है ना। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जो जिनमें चाइल्ड एब्यूज की हिस्ट्री है या बच्चों को नेग्लेक्ट फील होता है ना, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं कोई भी चीजें, तो उस तरीके के बच्चों में एक प्रॉपर केयर की जरूरत है। उनको प्रॉपर होम बेस्ड केयर या प्रॉपर पेरेंटिंग की